हेलो दोस्तों, ट्यूटोरा में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के नवंबर महीने के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है राजस्थान डिजी फेस्ट 2022, जिसका भी जोधपुर में आयोजन किया गया था। इसमें आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जॉब फेयर और स्टार्टअप्स के द्वारा प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी। इसका आयोजन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा किया गया था। इससे पिछली बार डिजी फेस्ट का आयोजन जयपुर जिले में किया गया था और इस बार ये जोधपुर जिले में किया जा रहा है। डिजी फेस्ट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान डिजिटल यात्रा को भी रवाना किया था, जिसके जरिए हर जिले में जाकर आम लोगों से ये पूछा जाएगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए उनके जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं, उनका जायजा लिया जाएगा, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा पॉलिसी बनाने में यानी नीतियां बनाने में काफी यूजफुल साबित होंगी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, जो कि नवंबर महीने में न्यूज में बनी हुई थी। इसमें जो पहली परियोजना है वो है ढोलिया ग्राम सिंचाई परियोजना। ये प्रतापगढ़ जिले में बरमोही नदी पर बनी है। इसके बाद जो अगली सिंचाई परियोजना है वो है भबराना ग्राम सिंचाई परियोजना। ये डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर स्थित है। इसके बाद है बनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना, जो कि डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर स्थित है। इसके बाद 3 एनीकट भी बने हैं, जो है अनास नदी पर एनीकट बनाया गया है। ये बांसवाड़ा की गांगड़ तलाई तहसील में बनाया गया है। इसके बाद जो मोरेल नदी पर एनीकट है वो दौसा जिले में लालसोट तहसील में स्थित है। और इसके बाद जो लास्ट डबलाना एनीकट है वो बूंदी जिले में मेज नदी पर बनाया गया है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी ऐप का दूसरा वर्जन लॉन्च किया है, जिसके जरिए दिव्यांग जनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा और निर्वाचन से रिलेटेड विभिन्न सर्विसेज को उन्हें ऐप के जरिए प्रदान की जाएंगी। हमारे जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो श्री राजीव कुमार हैं। इसके साथ 2 निर्वाचन आयुक्त भी हैं, जो हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। हमारे राजस्थान में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं इस वक्त वो है श्री प्रवीण गुप्ता जी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना सीएम अशोक गहलोत ने अभी हाल ही में जोधपुर में की है। इस इंस्टीट्यूट के जरिए आईटी के क्षेत्र में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्सेज प्रदान किए जाएंगे और राजस्थान के युवाओं के लिए आईटी के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। सिमिलरली राजस्थान के कोटा जिले में राजीव गांधी नॉलेज सेंटर और इनोवेशन हब भी स्थित है और जयपुर में उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए राजीव गांधी केंद्र की भी स्थापना पहले की जा चुकी है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो अभी हाल ही में आयोजित किए गए इंडिया स्टोन मार्ट 2022 के बारे में है, जिसका आयोजन जयपुर में किया गया था। इसी के दौरान 11वीं अंतरराष्ट्रीय स्टोन उद्योग प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसका उद्देश्य स्टोन इंडस्ट्री से रिलेटेड विभिन्न स्टेक होल्डर्स यानी हितधारकों को एक ही छत के नीचे लाना है और उनके बीच में संबंधों और बातचीत को बढ़ावा देना है, जिससे उनके उत्पादों और सेवाओं की बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो सके। राजस्थान के जो आयामी पत्थर हैं जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी पहचान है। इसी स्टोन मार्ट के दौरान जयपुर आर्किटेक्ट फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था, जिसमें ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चर अवार्ड प्रदान किए गए थे। इस आर्किटेक्ट फेस्टिवल को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन यानी सीडोस, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, के साथ रिको और फिक्की ने मिलकर आयोजित किया था। इनके द्वारा इस फेस्टिवल को साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों और संस्थाओं को सम्मानित करना है जो कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्राकृतिक आयामी पत्थरों के रचनात्मक और उत्कृष्ट उपयोग को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही सीडोस ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी घोषित किए थे, जो कि आर के ग्रुप के श्री अशोक पाटनी, जेम ग्रुप के श्री आर वीरमणि और श्री अरुण कुमार अग्रवाल को इस साल दिए गए हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में है। इस योजना के तहत अगर किसी एंटरप्रेन्योर या उद्यमी को अपना उद्यम स्थापित करना है या खुद का स्वरोजगार करना है
तो उसके लिए उसने बैंक से 10 करोड़ तक का लोन इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ मिलेगा। ऋण की अधिकतम सीमा जिसके लिए उन्हें इंटरेस्ट पर सब्सिडी मिलेगी वो है 10 करोड़ रुपए। तो इस योजना के तहत कोई भी उद्यमी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर ही अपनी एमएसएमई इकाई खोल सकता है और इसकी स्थापना जब से होगी उससे 5 साल तक के लिए उन्हें किसी भी तरह के आधिकारिक निरीक्षण से मुक्ति मिल जाएगी। इस योजना को 17 दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था और ये 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। इसमें जो ब्याज सब्सिडी मिलती है वो 5 सालों तक हर 3 महीने में दी जाएगी। तो इस योजना के तहत लघु उद्योगों के उद्यमी 25 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का ऋण ले सकते हैं और ऋण पर वो ब्याज अनुदान का लाभ भी उठा सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है अभी हाल ही में हिंडोली बूंदी में स्थित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम बदलकर श्री बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। तो 14 अप्रैल को ही हम पूरे भारत में ज्ञान दिवस और समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। समानता दिवस इसलिए क्योंकि उन्होंने जीवन भर समानता के लिए काफी काम किया था और ज्ञान दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा ही भारत के संविधान का निर्माण किया गया था जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक संविधान माना जाता है। इसके बाद हम कुछ फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 जो भी 1 से 8 नवंबर के बीच में पुष्कर अजमेर में आयोजित किया गया था। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण नृत्य प्रदर्शित हुए थे वो है सफेद और लाल अंगी गैर नृत्य जो कि बाड़मेर और बीकानेर का फेमस है, कच्ची घोड़ी नृत्य जो शेखावाटी रीजन का फेमस है और कालबेलिया नृत्य जो पश्चिमी राजस्थान में मुख्य तौर पर परफॉर्म किया जाता है। इस मेले के दौरान कृषि विभाग को सरकारी स्टॉलों में शीर्ष पुरस्कार दिया गया था, यानी कि कृषि विभाग की जो स्टॉल थी वो सबसे बढ़िया थी। इसके बाद जो अगला महोत्सव है वो है बूंदी महोत्सव जो 11 से 13 नवंबर को बूंदी में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव की शुरुआत 1996 में की गई थी और ये सामुदायिक यानी लोगों की भागीदारी के साथ शुरू किया गया था। बूंदी में सुख महल स्थित है जो कि एक दर्शनीय स्थल है। बूंदी हाड़ौती प्रदेश का एक जिला है जहाँ का कट बाफले एक प्रसिद्ध व्यंजन है। बूंदी में इसके साथ ही 84 खंभों की छतरी, तारागढ़ किला और रानी जी की बावड़ी भी स्थित है। इसके बाद 7 से 9 नवंबर को झालरा पाटन जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है वहाँ चंद्रभागा मेला का आयोजन किया गया था। झालरा पाटन को घंटियों का शहर भी कहा जाता है और इसके साथ ही गागरोन का जिला भी झालावाड़ में स्थित है। इसके बाद हम मत्स्य उत्सव 2022 को डिस्कस करेंगे जिसको 24 से 27 नवंबर में अलवर में आयोजित किया गया था। अलवर को गेटवे सिटी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। इसे मत्स्य देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पांडवों ने अपने 13 साल के वनवास के कुछ आखिरी साल बिताए थे। अलवर में बाला किला, अलवर सिटी पैलेस और मूसी महारानी की छतरी जैसे दर्शनीय स्थल भी स्थित है। बाला किले को 10वीं शताब्दी में मिट्टी के किले की नींव पर बनाया गया था। जो अलवर सिटी पैलेस है उसकी स्थापना राजा बख्तावर सिंह ने 1793 ईस्वी में की थी और ये राजपूताना और इस्लामी शैलियों का एक अद्भुत मिश्रण है। इसके साथ जो मूसी महारानी की छतरी है वो भी इंडो इस्लामिक यानी भारत और इस्लामिक वास्तुकला की शैली में महाराज बख्तावर सिंह और उनकी रानी मूसी की स्मृति में निर्मित की गई थी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल 2022 जिसका नाम जहान ए खुसरो भी था। इसे 19 से 20 नवंबर को जयपुर में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था राज्य के कल्चर और आर्ट को प्रमोट करना। जहां एक खुसरो एकता के रंग का प्रतीक है। इस समारोह में राजस्थान की दिग्गज मूमल को स्टेज शो के तौर पर पेश किया गया था। मूमल राजा महेंद्र और मूमल के बीच की एक अमर प्रेम कहानी का वर्णन करने वाला एक राजस्थानी लोकगीत है। तो इस तरह जयपुर के अल्बर्ट हॉल में इस जहां एक खुसरो सूफी फेस्टिवल को आयोजित किया गया था। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है राज्य स्तरीय बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह जिसका आयोजन 14 से 20 नवंबर को किया गया था। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा इस संरक्षण सप्ताह को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और
देश के प्रति उन्हें एक जागरूक नागरिक बनाना है। बाल अधिकारिता विभाग की स्थापना 2013 में हुई थी, जिसकी अभी फिलहाल मंत्री हैं ममता भूपेश, और राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा हैं संगीता बेनीवाल जी। इसके बाद जो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 है, वो 11 से 13 मार्च 2023 को जोधपुर जिले में आयोजित की जाएगी, जिसका आयोजन राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल करेगा। निर्यात के मामले में अभी राजस्थान देश में 12वें स्थान पर आता है, लेकिन प्रदेश में निर्यात की काफी अपार संभावनाएं हैं। इसलिए राजस्थान में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए और जो राजस्थान के लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको एक बेहतर और बड़ा बाजार मिल सके, इसके लिए इस एक्सपो को आयोजित किया जाएगा। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अभी फिलहाल चेयरमैन है श्री राजीव अरोड़ा जी। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है पंडित नेहरू बाल सप्ताह, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के द्वारा 14 से 20 नवंबर तक आयोजित किया गया था। ये नेहरू बाल साहित्य अकादमी देश की पहली बाल साहित्य अकादमी है, जो कि राजस्थान में स्थित है। इस अकादमी के अभी फिलहाल अध्यक्ष हैं श्री इकराम राजस्थानी जी। इसके बाद कुछ दूसरे करंट अफेयर्स हैं, जैसे राजस्थान में नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस बल प्रमुख बनाए गए हैं, वो हैं श्री उमेश मिश्रा जी। जयपुर जिले को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने और जो भिक्षावृत्ति में जो लगे हुए लोग हैं उनका पुनर्वास करने के लिए जिला प्रशासन ने 14 नवंबर से भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान को शुरू किया है। इसके साथ ही राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने भारत की संस्कृति, परिधान और धरोहरों के संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर समाज सेवी श्रीमती विधि सिंघानिया को सम्मानित किया। श्रीमती विधि सिंघानिया कोटा और वाराणसी में कार्यरत है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022, जिसे टैक्स इंडिया ऑनलाइन के द्वारा आयोजित किया गया था। इसकी शुरुआत 2020 से हुई थी और ये हर साल दिए जाते हैं। इस साल जो अवार्ड दिए गए हैं वो टैक्स मैनेजमेंट में सर्वाधिक सुधारवादी राज्य के लिए राजस्थान को मिला है, और SGST और वैट की श्रेणी में भी गोल्ड मेडल राजस्थान राज्य ने हासिल किया है। इसके बाद हम स्कूल में शतरंज यानी चेस इन स्कूल्स प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने बीकानेर से इस पहल की शुरुआत की थी, जिसके तहत हर महीने के तीसरे शनिवार को नो बैग डे मनाया जाएगा और उस दौरान छात्रों को शतरंज खेलने का विकल्प भी दिया जाएगा, ताकि राज्य के विद्यार्थियों में शतरंज के प्रति रुचि पैदा हो और राजस्थान से चेस प्लेयर्स निकलें। इसके बाद अगला टॉपिक है अस्पृश्यता से मुक्ति कार्यक्रम, जो कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया था। इसका आयोजन राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, जिसे हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है, उसके अवसर पर आयोजित किया गया था। RLSA यानी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जो इस वक्त पैट्रोन इन चीफ यानी संरक्षक इन चीफ हैं, वो है जस्टिस पंकज मित्तल, जो कि इस वक्त राजस्थान हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस हैं। इसके साथ ही जो RLSA के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो है जस्टिस महेंद्र मोहन श्रीवास्तव। अगला टॉपिक है ऑक्सीजोन सिटी पार्क का निर्माण कोटा जिले में किया जा रहा है, जहाँ पे दुनिया की बेहतरीन चीजों को समाविष्ट करके एक अनूठा पार्क बनाया जा रहा है। कोटा, जो कि कोचिंग हब के रूप में फेमस है, उसे पर्यटन सिटी के रूप में भी डेवलप करने के दिशा में इस पार्क को बनाया जा रहा है। शहरी विकास और आवासन विभाग के इस वक्त जो मंत्री हैं वो है श्री शांति धारीवाल जी। इसके बाद अगला टॉपिक है धूली वंदना सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनगढ़ बांसवाड़ा में आयोजित किया गया था। मानगढ़ धाम राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों की एक साझा विरासत है, जो कि भील आदिवासियों का भी निवास स्थल है। मानगढ़ नरसंहार के लिए फेमस है, जो 17 नवंबर 1913 को घटित हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने लगभग 1500 भील आदिवासियों को मार डाला था, जो कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध रैली कर रहे थे। इसलिए इस मानगढ़ का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिणी राजस्थान के ये आदिवासी समुदायों के बीच इस तरह का एकता और भाईचारा श्री गोविंद गुरु के प्रयासों से स्थापित हुआ था, जिन्होंने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। भील समुदाय की भाषा में संप का अर्थ होता है भाईचारा, एकता और प्रेम। तो इसी वजह से इस संप सभा के जरिए उन्होंने
इन आदिवासी समुदायों के बीच एकता और भाईचारे की स्थापना की थी। जो पहली संत सभा थी वो 1903 में आयोजित की गई थी। गोविंद गुरु जी का जन्म डूंगरपुर जिले के बेड़िया गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी गतिविधियों का केंद्र वागड़ क्षेत्र, जो जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं, उनको चुना था। गोविंद गुरु जी ने 1890 के दशक में भगत आंदोलन को शुरू किया था, जिसमें अग्नि देवता को प्रतीक माना जाता है और इसके अनुयायी पवित्र अग्नि के सामने खड़े होकर पूजा के साथ साथ हवन करते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं। 1883 में उन्होंने संत सभा की स्थापना की, जिसके जरिए उन्होंने सादा जीवन जीने, यज्ञ कीर्तन करने, अपने झगड़े पंचायत में सुलझाने और अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त जागीरदार हैं उनको लगान ना देने, बेगार ना करने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग करने जैसे विचारों को गांव-गांव तक फैलाया था। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, जिसका इनॉग्रेशन अभी हाल ही में जयपुर के बागुरु में किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य के जो लॉ कॉलेजेस हैं उनमें एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। इसके बाद अगला टॉपिक है अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना। इस योजना के जरिए राजस्थान सरकार ऐसे विद्यार्थियों को रहने और खाने का खर्च देगी जो कि अपने घर से दूर किसी राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। ऐसे विद्यार्थियों को साल के 10 माह तक हर महीने 2000 रुपए की सहायता राशि उनके खाते में दी जाएगी। इसमें हर वर्ग से लाभार्थियों की संख्या निर्धारित पहले से की गई है, जैसे अनुसूचित जाति के 1500 लाभार्थी होंगे, अल्पसंख्यक वर्ग के 500 होंगे। तो इस योजना के जरिए छात्र छात्राओं को रहने, खाने और बिजली पानी आदि सुविधाओं के लिए जो राशि वो खर्च करते हैं उनका पुनर्भरण वाउचर के रूप में उनके खाते में किया जाएगा। इसके बाद जो अगला है टॉपिक है वो है अष्टम राष्ट्रीय COCDC अवार्ड्स 2022, जिसका आयोजन जोधपुर जिले के शिकारगढ़ में किया गया था और इसे रिको यानी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर काउंसिल ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी COCDC ने किया था। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है धोलामरू पर्यटन परिसर, जो कि जैसलमेर में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे जो आने वाले पर्यटक हैं वो राजस्थान के पारंपरिक व्यंजन और लोकल हैंडमेड प्रोडक्ट्स को एक ही जगह पे एक्सेस कर पाएंगे। इससे पहले राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा दिया था, जिससे पर्यटन इकाइयों को उद्योग के समान ही फायदे मिल रहे हैं, जैसे उन्हें कम स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है, बिजली शुल्क में भी रियायत मिलती है और जो बैंक से लोन मिलता है उसमें भी ब्याज पर सब्सिडी मिलती है। ऐसे अब काफी सारे फायदे अब पर्यटन इकाइयां भी उठा रही हैं। तो इस तरह हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू आपका इस लेक्चर में यहाँ तक बने रहने के लिए। आप हमसे हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं और आप हमें अपना फीडबैक और सजेशन हमारी ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर आज का अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राजस्थान के नवंबर महीने के करंट अफेयर्स का अगला पार्ट जल्दी ही आएगा, तो आप हमारे इस चैनल के नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी इसका पार्ट 2 आए तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए और आप उसे मिस ना कर सको। तो मिलते हैं जल्द राजस्थान करंट अफेयर्स के पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।